सुबह के 7:30 बजे जंतर मंतर पे एक व्यक्ति जो है काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक में है। सोनम वांगचुक वो 20 दिनों से अन्न त्याग करके वो अनशन पे बैठे हैं और उनकी डिमांड क्या थी? एजुकेशन में रिफॉर्म किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो और अकाउंटेबिलिटी ली जाए। लेकिन अचानक बिना यूनिफॉर्म के सिविल ड्रेस में कुछ लोग आते हैं, उनके स्टेज को सफेद कपड़ों से ढक दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी लाश को कवर किया जा रहा हो, और फिर उन्हें घसीट कर उठाकर उन्हें एम्बुलेंस में जबरदस्ती ले जाया जाता है। ये कोई थ्रिलर मूवी का सीन नहीं है, बट एक्चुअली में ये लग रहा है। हम फिल्में देखते हैं, साउथ की फिल्में देखते हैं, सेम चीजें ये ऐसी देखते हुए क्यों लग रही है? चलिए हम इस बात को पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, एक लीगल तरीके से, कानून के हिसाब से। क्या ये सही किया गया और गलत किया गया तो कितना गलत किया गया? और मालूम है सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये सब होने से पहले दिल्ली के टॉप लीडर को ही बदल दिया गया। ये कॉन्सिडेंट? सोनम वांगचुक इन्हें हर कोई जानता है, जो लद्दाख में पहले एक प्रोटेस्ट भी कर चुके थे, जहाँ पे सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और बहुत ज्यादा वहाँ पे भगदड़ भी हुआ था। ये चीजें मैंने एक वीडियो में बता रखा है। सोनम वांगचुक सीजीपी के साथ जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक पे थे। उनकी डिमांड थी कि एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाए, अकाउंटेबिलिटी ली जाए, क्योंकि नीट एग्जाम और ऐसे कई सारे एग्जाम्स जो है लीक हुए थे, और उनकी डिमांड थी कि अकाउंटेबिलिटी ली जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अपना रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले नहीं रहे। 28 जून को जंतर मंतर पे वो अनशन पे बैठे थे। ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया था कि 20 जुलाई को ये प्लान किया गया था कि पार्लियामेंट में मार्च किया जाएगा, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही यानी 18 जुलाई को उन्हें जबरदस्ती स्टेज से उठा लिया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उनका वेट ऑलरेडी 9.5 kg जो घट चुका था। अब यहाँ पे पुलिस क्या कहती है कि हम उनकी जान बचाने के लिए उन्हें वहां से उठा के ले जा रहे हैं, बट सोनम वांगचुक के सपोर्टर्स और फैमिली का ये कहना है कि ये इट इज अ टोटली किडनैपिंग। देखो, अब हम इसमें इमोशनली नहीं पड़ेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है। हम इसे लीगल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जो पुलिस द्वारा किया गया था कितना गलत है, क्या उन्होंने सही करने की कोशिश की, क्या सीजीपी जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, जो पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया या गाली गलौज किया, हम इस चीज को समझते हैं। हम इसे लीगल तरीके से इसलिए समझेंगे क्योंकि देखो, कानून जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल 91A और आर्टिकल 91B, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को पीसफुली प्रोटेस्ट और अपनी बात रखने का फंडामेंटल राइट्स देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट भी किया है, हंगर स्ट्राइक या अनशन खुद में एक गैर कानूनी नहीं है। अगर प्रोटेस्ट पीसफुली है और अगर उसमें कोई दंगा या फिर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, तो स्टेट इसमें जबरदस्ती दखल नहीं दे सकती। और सोनम वांगचुक बिना किसी हिंसा के शांति से बैठे थे, तो सवाल ये है कि उन्हें वहां से हटाना, क्या ये उनके बोलने और प्रोटेस्ट करने के फंडामेंटल हक का सीधा वायलेशन नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या गेम था कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये सारी चीजें की, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर में क्या लिखा था? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सोनम वांगचुक की हेल्थ की डेली क्लिनिकल मॉनिटरिंग की जाए, अगर डॉक्टर्स को जरूरी लगे तो मेडिकल इंटरवेंशन दी जाए। तो ये था दिल्ली हाई कोर्ट का स्टेटमेंट, बस इतना ही कहा था। कोर्ट ने ये कहीं भी नहीं कहा था कि सोनम वांगचुक को वहां से उठा के हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। कोर्ट ने सिर्फ चेकअप की बात की थी। तो दिल्ली की पुलिस ने क्या किया? मेडिकल केयर के नाम पर उन्हें जबरदस्ती यानी फोर्सफुली वहां से उठा ले गई। देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब कोई अथॉरिटी एक कोर्ट का ऑर्डर यूज करके उससे ज्यादा पावर ले लेती है, तो वो सिर्फ एक प्रोसीडरल गलती नहीं है, बल्कि वो जुडिशरी के आदेश का पूरी तरीके से मिसयूज है, जो यहाँ पुलिस करती है। तीसरा और सबसे पर्सनल वायलेशन, आर्टिकल 21 यानी पर्सनल राइट्स। कानून साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मेडिकल दवा देना या ट्रीटमेंट देना उसकी पर्सनल लाइबिलिटी के खिलाफ है। ये तभी अलाउ है जब वो व्यक्ति बिल्कुल होश में ना हो, यानी बेहोश हो, या फिर वो फैसला लेने की हालत में ना हो। अब यहाँ फैक्ट ये है कि सोनम वांगचुक पूरे होश में थे और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया जाए। उनकी वाइफ गीतांजलि खुद पब्लिकली कहा उनके पति के विटाल स्टेबल थे और सिर्फ एक डॉक्टर ने एक रात पहले उनका चेकअप किया था। उन्होंने ये भी कहा कि बिना फैमिली डॉक्टर्स या उनकी कंसेंट के बिना भी उन्हें ट्रीटमेंट ओरल या इंटरवेनेंस ना दिया जाए। जब तक कोई इंसान मेडिकली अनकॉन्शियस नहीं है, उस पे जबरदस्ती ट्रीटमेंट थोपना लीगल फ्रेमवर्क में साफ साफ गलत माना जाता है। चौथा वायलेशन था ट्रांसपेरेंसी का। सुप्रीम कोर्ट के DK बसु गाइडलाइंस के मुताबिक ये एक केस था, जब भी पुलिस किसी को हिरासत में ले लेती है या कहीं ले जाती है तो कानूनी तौर पर उसके परिवार को इन्फॉर्म करना ये उसकी क्राइटेरिया होती है। लेकिन जो गीतांजलि होती है, सोनम वांगचुक की वाइफ होती है, वो बताती है कि उन्हें बिना इन्फॉर्म किए सुबह सुबह सोनम वांगचुक को वहां से जबरदस्ती उठा लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेस्ट साइट पर उनको फोन इस्तेमाल करने भी नहीं दिया गया, उन्हें हॉस्पिटल के अंदर भी प्रॉपरली एक्सेस नहीं दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एक नए खाली किए गए कंपार्टमेंट में ले जाके उन्हें बैठा दिया गया और जहाँ पे बैरिकेड्स लगाकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये कोई मेडिकल
लीगल ट्रीटमेंट केयर का तरीका है। अब बात करते हैं उस चीज को जो इस मामले को सबसे ज्यादा सस्पिशियस बनाती है। पुलिस बिना इन्फॉर्म के यानी प्लेन क्लॉथ में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क केस डीके वसु वर्सेस बंगाल स्टेट के केस में ये साफ गाइडलाइंस दी हैं। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट या फिर डिटेन करने जाए, उनके पास क्लियर नेम टैग और डेजिग्नेशन होना जरूरी है, ताकि आम जनता को ये पता चले कि ये असली पुलिस वाले हैं। और ये कोई पुराना रूल नहीं है। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साफ कहा था कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स को हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए। कोर्ट का सवाल था कि अगर पुलिस प्लेन क्लॉथ में होगी तो आम नागरिक ये कैसे पहचानेगा कि वो लॉ इन्फोर्समेंट है या फिर कोई गुंडे। पुलिस प्लेन क्लॉथ का यूज तभी करती है जब कोई सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा हो या फिर किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया गया हो। एक ओपन पीसफुल प्रोटेस्ट पर सुबह सुबह बिना यूनिफॉर्म के आना और स्टेज को सफेद कपड़ों से ढक देना, ये प्रोसीडर कानूनी ढंग से बिल्कुल गलत है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। सोनम वांगचुक के समर्थक और जो सीजीपी के प्रोटेस्टर थे वो बताते हैं कि सोनम वांगचुक को जब पुलिस उठाने आई थी तो उन्हें एब्यूज कर रही थी, और यही नहीं, कुछ लोगों को तो वो मार भी रही थी। किसी के छाती पे पैर मारा तो किसी का गला पकड़ा, यहाँ तक कि जो कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे थे उनके फोन छीनकर उनकी फोन तोड़ दी जाती है। आर्टिकल सिर्फ जीने का हक नहीं देता, ये इज्जत के साथ जीने यानी राइट टू लिव विद डिग्निटी का हक भी देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि ये हक कस्टडी के दौरान भी खत्म नहीं होता। डीके बसु गाइडलाइन वाले केस में ये भी कहती है कि कस्टडी में ले जाने के लिए ले जा रहे किसी भी व्यक्ति के साथ क्रुएल्टी, मेंटल टॉर्चर या फिर एब्यूज नहीं की जा सकती। ये पूरी तरीके से इलीगल है। एक 20 दिन से एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठे हुए व्यक्ति को फोर्सफुली वहां से हटाना, ये क्या दर्शाता है? लीगल ड्यूटी नहीं, ये पूरी अननेसेसरी फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था जो कि पूरी इलीगल है। इतने सारे वीडियो क्लिप्स और एविडेंसेस होने के बाद एक लीगल रेमेडी भी बनती है। NHRC में कंप्लेन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ऑफिसर्स के खिलाफ FIR लिखी जा सकती है, जो कि होना भी चाहिए। कई लोग सवाल ये करेंगे कि अगर पुलिस की आइडेंटिटी छुपी हुई थी तो उनपे FIR कैसे करेंगे? आगे चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, कानून कमजोर नहीं है, ये आप बात मानो। एक हर पुलिस स्टेशन का ड्यूटी रोस्टर और एक जनरल डायरी एंट्री होती है। कोर्ट के ऑर्डर पर उस दिन की ड्यूटी रजिस्टर डायरी मंगवाई जा सकती है, जिससे ये पता चलेगा कि 18 जुलाई को जो लोग सोनम वांगचुक को उठाने आए थे वो किन किन ऑफिसर्स को वहाँ पे भेजा गया था। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जंतर मंतर पे 18 जुलाई को कई लोगों के फोन में उन ऑफिसर्स के फेस रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे एक और चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे कहा जाता है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसका इस्तेमाल करके जिन जिन ऑफिसर्स की फोटोज या फिर वीडियोस फोन में रिकॉर्ड हुई हैं उसके जरिए उनकी आइडेंटिटी निकाली जा सकती है। अब कोर्ट में इसका इस्तेमाल एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरा पॉइंट, कानून में एक प्रिंसिपल है जिसे कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। दिल्ली पुलिस के सीनियर्स ने ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे एक्सेप्ट किया है कि इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं, इसलिए कोर्ट उन्हें तलब कर सकती है और कोर्ट में ये पूछ सकती है कि किन ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में भेजा गया था वहाँ पे। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली की सेंसिटिव प्रोटेस्ट एरिया में CCTV कैमरे लगाना कंपलसरी है और वही फुटेज जो है आइडेंटिटी खोल सकती है। तो यूनिफॉर्म ना होना मौके पर पहचान से बचा जा सकता है, लेकिन कानून के इन्वेस्टिगेशन से बच नहीं सकते। अब एक ऐसी बात जो पूरे मामले को एक नया रंग देती है, ये ऑपरेशन तब हुआ जो दिल्ली पुलिस के टॉप लीडर्स खुद अचानक कुछ घंटों पहले बदल दिया गया। नए DGP जिनका नाम अनुराग कुमार होता है, वो 1994 बैच के एक IAS ऑफिसर होते हैं जो इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक स्पेशल डायरेक्टर के पद पे थे। उनसे पहले दिल्ली के चीफ द सतीश कोलचे 1992 बैच के एक IAS ऑफिसर थे और उनका टेन्योर जो था 2027 तक चलना था, लेकिन अचानक ही उनका टेन्योर पूरा करने से पहले ही उन्हें हटाकर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के ऑफिस में तत्काल शिफ्ट कर दिया गया। 17 जुलाई फ्राइडे को सुबह सतीश गोलचे ने एक मीटिंग की और दोपहर तक उन्हें हटाने का ऑर्डर दे दिया गया। अनुराग कुमार ने उसी दिन चार्ज संभाला। फिर नए कमिश्नर्स ने दिल्ली के बड़े नए ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की और उन्हें 2 स्पेसिफिक टास्क दे दिए गए। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन को हैंडल करना और जो 20 जुलाई पार्लियामेंट में जो मार्च होनी है उसको हैंडल करना। और अगले दिन 18 जुलाई को नए कमिश्नर के ऑर्डर के तहत सोनम वांगचुक को वहाँ से सफेद कपड़ों में लपेट कर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में थे वो वहां से उठा के ले जाते हैं जबरदस्ती एम्बुलेंस में। एक रिटायरिंग एस्टेब्लिश कमिश्नर का अचानक से हटाना और उसके तुरंत बाद अगले ही सुबह एक इतना हाई प्रोफाइल और इतना कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन करना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या फिर एक सोची समझी प्लानिंग थी ताकि एक नया फ्रेश लीडर ये कदम उठा सके? यानी जो कमिश्नर नए आए थे और जो पुराने कमिश्नर थे शायद वो स्टेप लेना नहीं चाह रहे थे। ये सवाल जो है मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ सोचने के लिए। आप सोच के बताओ, क्योंकि कानून जो है वो फैक्ट देखता है और ये जो सब रिकॉर्ड हुए
थे, ये एक फैक्ट ही है कानूनी तौर पे। देखो, इस घटना में एक चीज तो साफ है कि सोनम वांगचुक की जान बचाना गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया वो कानून के हर नामुमकिन नियम को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आर्टिकल 91, आर्टिकल 21 और हाई कोर्ट की ऑर्डर की सीमा सब कुछ, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं था। एक डेमोक्रेसी में जब एक प्रोटेस्टर को बचाने के लिए उसके नाम पर उसकी डिग्निटी, उसकी कंसेंट और उसके फैमिली के राइट टू इंफॉर्मेशन सब कुछ एक ही सुबह में छीना जा सकता है, तो सवाल ये सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं रहता, तो ये सवाल बन जाता है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई मामूली पर्सन नहीं थे, ये जाने माने पहचाने हुए व्यक्ति हैं। तो सोचो ये किसी आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि टाइम कम है और मामला काफी गंभीर हो चुका है। अब इस मामले में उन लोगों को उतरना चाहिए, उनको आगाह करो जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जिनके पेरेंट्स बैठे हैं, रो रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। उन पेरेंट्स लोगों को अब इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए और इन सबको देख रेख करने के लिए लीगल राइट्स लोगों की जरूरत होती है और इन मामलों में वकील लोगों को भी उतरना पड़ेगा, ताकि प्रोटेस्टर्स के साथ गलत व्यवहार ना किया जा सके और उनके राइट्स भी छीना ना जा सके।